अभी इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में भारत की सुप्रीम कोर्ट जो थी एक केस सुन रही थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि जो भारत में एडवोकेट्स था या एडवोकेट एक्ट जो था बना था सब टाइम 1973 के आसपास 72 या 73 में, तो उसमें एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन था उसको रेगुलेट किया था और उनको अथॉरिटी दी थी कि वही सब कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं। मगर इसका बहुत मिसयूज हुआ। भारत के अंदर 10 करोड़ केसेस कोर्ट में पहले 5 करोड़ केस तो रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की इनकी रेवेन्यू कोर्ट में पड़े 5 करोड़। ये तो जो तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, कमिश्नर तो खुद लॉ ग्रेजुएट नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें इनकी वकीलों को एडवोकेट्स की क्या जरूरत है? क्यों ना इनको बाहर कर दिया जाए। और ये जो है एक केसेस ये जमीन से आमतौर से खेती की जमीन से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड, इसलिए ये रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाती है। मगर वकीलों की भरमार लगी हुई है वहाँ। क्या तहसील में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, तो सब ये हो रहा है। तो ये जो है एडवोकेट्स जो है हर मामले में अपनी दखलदारी रखना चाहते हैं कि सवाल रोजी रोटी का दूसरा रोजगार मिल नहीं रहा। अब मैं आता हूँ इस मामले में कि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1909 जो सेक्शन 151 151 जो सेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसके मुताबिक कोई भी आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक पिटिशनर इन पर्सन, रिस्पोंडेंट इन पर्सन, इंटरवेनर इन पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मैं खुद गया हूँ हाई कोर्ट में, एप्लीकेशन पर्सन, इंटरवेनर इन पर्सन, कोई के मैं उसका कोई पार्टी नहीं हूँ, कोई दूसरे 2 पार्टियों में मुकदमा चल रहा था प्रॉपर्टी टैक्स का 1984 में। तो उसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया थी, और जो प्रॉपर्टी टैक्स के बाईलॉज बनाए थे इन्होंने 93 के शायद 94 के थे, उसके अगेंस्ट थी वो। मैंने भी उसमें उसको अपोज किया था, गलत है वो। तो जिन वकीलों ने 1-1 लाख रुपये 1984 में फीस ली, उनकी कोई बात नहीं मानी हाई कोर्ट ने। और मैं इंटरवेनिंग पर्सन था, मैं प्रेसिडेंट था यमुना विहार ब्लॉक B5 रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का। हाई कोर्ट ने मेरी सारी बात मान ली, 2 जजेस की बेंच थी। तो अगले साल सितंबर में उसका जजमेंट आ गया था 1985 में। तो ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। फिर 2003 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पार्लियामेंट को पास करना पड़ा, और ये प्रॉपर्टी टैक्स के लॉ सारे इंडिया के अंदर वही है। तो मेरी अर्ज ये है, मेरी विनती ये है कि वकीलों की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कहीं नहीं दिखा कि कोर्ट के अंदर किसी को आर्गू करना है। और ये बात कैसे खुलासा हुआ, जब मैं गया वहाँ, मुझे अरुण शौर्य होते हैं डायरेक्टर कॉमन कॉज के, बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी थे, समाज सेवक, IAS से रिटायर्ड। एक उसमें पिटिशनर, एक दिल्ली अर्बन हाउस ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से एक KL राठी थे, वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी रहे और लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने लगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे उन्होंने कहा, राठी साहब ने, शौर्य साहब ने, अग्रवाल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी 72 रिट पिटिशन चल रही है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहा सर मैं तो आपके चल रहा हूँ, बैठ के सीखना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज आप ठीक कह रहे हो। मैंने आगे पढ़ा, कहता आप आर्गू मत करो केस,
नहीं तो स्पॉइल हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। अपने स्कूटर को ठुड्डा मारा क्या उसमें बैठ गया, फाइल उठा कर घर ले गया जो मैंने इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट की, एप्लीकेशन आए थे पिटिशन इंटरवेंशन पर्सन, और CPC सिविल कोर्ट उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं कोई वकील एंगेज करूँगा या मैं बहस करूँगा कोर्ट में, यह भी नहीं लिखा हुआ, किसी लॉ में नहीं है। तो इनकी एडवोकेट की जरूरत क्या है असली या नकली की। तो अब जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हम 2015 से इनके 2015 से वकीलों की हम डिग्री वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और हमने देखा है कि 20% जो एडवोकेट्स हैं उनकी डिग्री बोगस है, बोगस नकली। अब आप वकालत करने की बात करते हो एडवोकेट में, मुझे याद है तमिलनाडु के एक जज साहब रिटायर हो गए वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उनके बाद 3 साल वाली प्रोफेशनल डिग्री थी, 2 साल वाले एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको लॉ कहते हैं LLB वो थी। तो जब उसे पूछा आप रिटायर हुए तो पैसे, कहता भाई मैंने तो जो मेरे पास कागज थे दे दिए, ये तो हाई कोर्ट का काम है ना देखे कि मेरी डिग्री जो वैलिड है या इनवैलिड है। अब मैंने नौकरी की तो पैसा तो मेरा हक है, बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है इसके अंदर। क्या हो रहा है, ये जो जज अपॉइंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये हाई कोर्ट करती है, और हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है। तो ये भ्रष्टाचार है, रिश्वत देके इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो भर्ती होते हैं नौकरी में, वो जो हाई कोर्ट के जज इन्हें देखते हैं उसकी असली डिग्री है नकली डिग्री है, और ये कहते हैं कि 20% के बाद नकली डिग्री है। मैं कहता हूँ मोर देन 50% के बाद नकली डिग्री है, और उनको लॉ का कुछ पता ही नहीं है, उनको लॉ की नॉलेज, जजेस को नॉलेज नहीं है, वकील तो चाहे बाहर में, जजों को लॉ की नॉलेज नहीं है, वो रिश्वत देख के फैसला लिखते हैं, वो उनको तो आता ही नहीं लिखना फैसला जजों को, वो तो जो पार्टी के वकील होते हैं जो फैसला लिख के दे देते हैं वो उस पर दस्तखत कर देते हैं, स्टंप लगा देते हैं कोर्ट का ठप्पा। इससे ज़्यादा इनकी उन जजों की कोई काबिलियत नहीं है, इनको क्या पता होता है इंसाफ क्या होता है नहीं होता। अभी मैं पिछले कुछ दिनों देख रहा था एक वीडियो, एक बिजनेसमैन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं, वो कह रहे थे मेरा क्लाइंट ये कह रहा है कि जी मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 9 लाख रुपए रिश्वत देके जजमेंट खरीदा है, और अगले दिन वो जजमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने दे दिया नेक्स्ट डे। एक दिन पहले को कॉपी दिखा रहा है सेम जजमेंट की। तो ये तो हिंदुस्तान के जजों की काबिलियत है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जज, और ये वकीलों को थ्रू लेते तो दलाल है, वकील क्या है, इनको वकालत थोड़ा आती है। अब जगह जगह मेरा भतीजा है, वो मेरा टैक्स बार एसोसिएशन, और विद टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स वालों को टैक्स लेना, GST वाले टैक्स लेना, इसमें वकील की क्या जरूरत है, वो दलाल है, टाउट, उसको वकालत से लेना नहीं है, पार्टी से लेके कुछ अपनी जेब में रखेगा, और बाकी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को दे देगा, GST के ऑफिसर्स को दे देगा। तो ये तो यहाँ का लॉ का जो फील्ड है कि इसको कमर्शियल लॉ बोलते हैं, धंधा हो गया है ये, बिजनेस। तो अब ये 20% है, मैं ये 50% मैं कह रहा हूँ, 50%, चलो 20 और 50 में आप 30 मान लो, 30% 35% वो बोगस वकील है, और इसी की वजह से पेंडेंसी है। ये जज केस को लिए बैठे रहते हैं कि जब तक रिश्वत नहीं आती फैसला नहीं करते, डेट पे डेट लगाए, डेट पे डेट, सुप्रीम कोर्ट तक में डेट पे तारीख पे तारीख लगती रहती है, तारीख पे तारीख। तो इसलिए ये बेकार अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, असली वकील और नकली वकील। अरे असली जज और नकली जज भी तो हो गए, जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन गए। वकीलों को अकेले को क्यों ब्लेम कर रहे हो, गलत बात है। तो ये सब जो चीज चल रही है, मैं कहता हूँ जो 5 करोड़ केस ये जुडिशियल में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में,
इनको 1 साल में यूं निपटाया जा सकता है। जो सिविल केसेस है, सेक्शन 89 रीड विद ऑर्डर 32A रूल 3 and 5 ऑफ द CPC सिविल प्रोसीजर कोड, आर्बिट्रेशन से सारे केस खत्म हो जाएंगे। तो ये 3 करोड़ जो केसेस हैं सिविल केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लिए बैठे हैं ये बेईमान भ्रष्टाचारी, ये तो यूं खत्म हो जाएंगे। आर्बिट्रेटर अपॉइंट कीजिए आप। और रूल 3 में कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी है कि भाई मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट रिजॉल्व करो। ये तारीख पे तारीख लगाए जा रहा है। क्या ड्रामा हो रहा है ये भी धंधा बन गया। तो उसके अलावा जो क्रिमिनल केस बचे थे बाकी 2 करोड़, CRPC में सेक्शन है 252 252 प्ली बार्गेनिंग। ये प्ली बार्गेनिंग है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में ज़्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में है। यूएस तो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, मगर यूएस में भी है प्ली बार्गेनिंग कि भाई मैंने अपना गुनाह मान लिया, मैंने क्राइम किया। और 320 सेक्शन 320 और CRPC उसमें ऑफेंस को कंपाउंडिंग अथॉरिटी है विक्टिम को, जो भुक्तभोगी है उसके क्राइम का, उसको कंपाउंड करने की अथॉरिटी। बड़ा लंबा शेड्यूल दिया हुआ है 320 में कि कौन कौन से सेक्शन में जो क्राइम आ रहा है उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है। कई पेजों में तो मैं ही देख रहा था, उसमें मर्डर केस को छोड़ के और एक रेप के केस को छोड़ के और रेप का मर्डर का केस को छोड़ के, इन 3 किस्म के केसों को छोड़ के बाकी सारे केसों को कंपाउंड किया जा सकता है। कोर्ट की तो अथॉरिटी नहीं है कंपाउंड करने की, विक्टिम की अथॉरिटी है। तो जो जिसने गुनाहगार है और जिसके साथ गुनाह किया वो दोनों मिलकर आपस में कुछ ले दे के मामला निपटा ले, तो ये कहते हैं जजों की कमी नहीं है तो फालतू बैठे हुए। बेरोजगारी, रोजगार तो मिल ले रहा है, जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, डॉक्टरी में एडमिशन नहीं मिलता, वो जो थर्ड ग्रेड का आदमी LLB कर लेता है, वकील बनता है, जज बन जाता है। तो मेरा कहना ये है कि ये बात, इसको जो 5 करोड़ केस है, अगर हम इसको ये सेक्शन 252 और 320 ऑफ द CRPC में निपटाने लगे तो ये 2 करोड़ केस तो 6 महीने में निपट जाएंगे। ये जब हाथ बटुरेंगे खाली, कोई रिश्वत भी नहीं देगा। जब दोनों पार्टियों में जो गुनाहगार है और जो जिसने उसका गुनाह भुगता है विक्टिम, उन दोनों में समझौता हो जाएगा, ले दे देगा, कुछ पैसा दे देगा, वही गलती होगी माफ कर मुझे और तू ले ले उसका अपना जो मुआवजा अपना। तो सारे केस नहीं बढ़ जाएंगे। वकीलों की क्या जरूरत है, न्यायिक जजों की जरूरत है। फिर ग्रामीण न्यायालय, विलेज कोर्ट्स, कि भाई वहाँ यहाँ एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, क्या मतलब है? अरे भाई गांव में जाओ, वहाँ मुकदमे हो रहे हैं, झगड़े तो वहाँ हो रहे हैं, तो वहाँ का निपटा वही निपटाओ ना। और वो जो मिट्टी का ढेला आ गया खेत में तो वो वापिस तो जाएगी ना, वो वही मिट्टी में टूट जाएगा, खेत के अंदर मिट्टी, खेत की मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो ये ग्रामीण न्यायालय का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जजों को जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ तो इन्हें कुछ बताओ, संविधान तो पढ़ते नहीं, ना वकील पढ़ते हैं ना जज पढ़ते हैं। और ये बहुत सालों से चल रहा है कि जो पहले अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने सर्किट कोर्ट कहलाती थी, वो जाके गांव-गांव में कैंप लगाते थे टेंट में, और वहाँ के जो आसपास के 5-7 गांव होते थे उनके मुकदमों की वही सुनवाई होती थी और वही हाथ का निपटारा भी हो जाता था। एकदम सस्ता और सुलभ, चीप एंड इजी, मुवक्किल के लिए भी और वकील के लिए भी। और हाँ, वो वकील नहीं जाएगा वहाँ पे गांव में,
ओके, मैं गांव से तो आया हूँ शहर में, तुम मुझे वापिस घसीट रहे हो, तो ये ग्रामीण या विलेज कोर्ट्स बना रहे हो। अरे भाई, मुझे कुछ तो रोटी अपनी बीवी के साथ रहना शहर के अंदर, गांव में तो पैदा हुआ था, वहीं जाके मरूँ वापिस। तो ये विलेज कोर्ट का कॉन्सेप्ट वापस लाएं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और लॉ में भी है, और पार्लियामेंट में कई दफा किया है। क्यों नहीं जाते भाई जज गांव के अंदर मुकदमे सुनने के लिए? क्या मुसीबत है इन्हें? क्यों, इनको क्या तकलीफ है? नहीं जाएंगे, क्योंकि जब गांव में जाएंगे खुले आम जो है टेंट के नीचे, वो टेंट तो खैर रात को सोने के लिए चाहिए, दिन में टेबल चेयर रखे। वैसे तो अपनी उसके से बैलगाड़ी भी है, साइकिल पर बांध के ले आ सकते हैं अपना, वो मेज कुर्सी भी, और जमीन में चबूतरे में बैठ के भी सुनवाई हो सकती है। मैं पंचायत घर में बैठ के कर सकते हैं आप। जो विलेज कोर्ट है वो तो जैसा ही सर्किट कोर्ट, तो आप वहाँ जो उसका पंचायत घर है विलेज का जो है, वहाँ पर आप ताल्लुक पे तहसील पे बैठ के सुनवाई कर सकते हो। समस्या का समाधान तो सब है, मगर भ्रष्टाचार का कोई समाधान नहीं है, बेईमानी का, चोरी का, इनकम्पिटेंसी का, इनएफिशिएंसी का। अब नारायण मूर्ति साहब कह रहे थे भाई 70 और हफ्ते में 70 घंटे काम करो। एक सुब्रानी साहब है, L&T जो लॉस एंड ट्रिब्रो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो चेयरमैन साहब के 90 आवर्स काम करो हफ्ते में। ये 90 आवर्स तो 6 घंटे काम करके राजी है। ये तो बीड़ी सिगरेट पीते हुए आएंगे घर से जज साहब, 11 बजे कोर्ट में आएंगे, 3 बजे छुट्टी करके चले जाएंगे। तो ये इसलिए सब बेमानी बातें हैं, नालायकी की बातें हैं। अरे थोड़ा कानून पढ़ लो, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं। हाँ, दो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पर्सन अपेयर हो चुका हूँ, हाई कोर्ट में अपेयर हो चुका हूँ 2-3 दफे पिटीशन पर्सन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं सारे मुकदमे जीते हैं। तो मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं क्यों काला कोट पहनूं? क्यों? और मुझे आता जाता हो तो कुछ है नहीं, पैसे लेने में लग रहते हैं, जो आए पैसे ले दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे पे मरते हैं। भाई मरना ठीक है, वकील के भी तो बीवी बच्चे हैं, बीवी लात मार के निकाल देगी, पैसे नहीं लेकर के, बच्चे कहाँ से पालूंगा मैं? बच्चे ही पैदा नहीं करूँगी तू जब तक मुझे पैसा नहीं ला के देगा। जान झंझट में पड़ जाएगी वकील साहब की। तो ये बेकार टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि असली नकली, अरे नकली जज, नकली अदालतें, नकली वकील से पार्टी असली है, बाकी सब नकली है, फेक। और जो इनके वकीलों के जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो इनका, पूछो भाई ये प्ली बार्गेनिंग का कौन सा सेक्शन है, कंपाउंडिंग का कौन सा सेक्शन है, नजारत जवाब ही दे पाएंगे कि भैया आर्बिट्रेटर डिपार्टमेंट का अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5-6 महीने पहले वो कहा कि भाई आर्बिट्रेटर को, जजों को ट्रेनिंग दो आर्बिट्रेशन की। अरे आर्बिट्रेशन 1940 था पहले, अब 1996 का हो गया। तो इसमें ये ट्रेनिंग की क्या बात आ गई? अपने आप किताब नहीं पढ़ सकते क्या? वो 5 किताबें जाके 5 वॉल्यूम में चीफ जस्टिस साहब ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया। मैं खुद आर्बिट्रेटर हूँ नवंबर 2005 से, रिटायरमेंट के बाद जो था मैं इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का लाइव मेंबर बन गया 1984 में, क्योंकि 2 एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकता, गवर्नमेंट सर्विस में था अफसर। तो जब रिटायर हुआ मैं फटाक से अप्लाई कर दिया और मुझे उन्होंने आर्बिट्रेटर एनरोल कर लिया। अब मैं इंडिया का सीनियर मोस्ट आर्बिट्रेटर हूँ इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का। 80 साल की मेरी उम्र हो गई। तो ये एक तो विलेज कोर्ट और ये सेक्शन 89 रीड विद ऑर्डर 32A रूल 3 और 4 कि भाई किसी सोशल वेलफेयर एजेंसी की मदद ले लो समझौता कराने के लिए पार्टी में, तो जरूरत नहीं है। अब ये मेरे जो साथ में आप फोटो लगा हुआ देख रहे हैं,
ये मैंने जो था, जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, मैं शायद अप्रैल 88 में गया था, दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन हो रहा था, वाटर एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो मैंने जज साहब को कहा, 2 जज की बेंच थी, कि सही है, मैं हम आप तो हो गए दोनों बुढ़े, ये हमारा आपका सवाल नहीं है, हम कैसी दुनिया अपने बच्चों को नहीं छोड़ के आना चाहते हैं। तो जज साहब के भी दिल में अपने बच्चों को ले, तो सबको मोहब्बत होती है, मुझे भी, आपको भी मोहब्बत है। तो वो 3 दिन उन्होंने मेरी बात सुनी। वो क्या कहा, मिस्टर अग्रवाल, इस रिट में फैसला नहीं हो सकता, इशू का बहुत बड़ा है, आप नए रिट फाइल कीजिए। मैं कहा अच्छा साहब, देखता हूँ। मगर मैंने लॉ तो किताब पढ़ी नहीं थी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, CRPC, CPC, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट 74, एयर एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, सारे परचेज कर लाया। उन्हें पढ़ा मैंने। तो मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, पोर्ट्रेट ऑफ हॉलोकॉस्ट, विनाश के लक्षण, ये सभ्यता खत्म हो जाएगी, चिड़िया परिंदे खत्म हो जाएंगे, कुत्ते बिल्ली खत्म हो जाएंगे। तो वो लिखा मैंने। तो सबसे पहले गांधी पीस फाउंडेशन बुक में लेक्चर दिया मैंने। फिर मुझे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी, ये डीन साहब ने जो है, ये डीन साहब बैठे हुए सफ़ेद कमीज में, और ये मैं खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा हूँ, ये खड़ा हुआ। तो खैर मैं ये पहली 5 जून 1989 में जो पहली दफ़ा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया लेक्चर देने के लिए। मुझसे पहले 3 स्पीकर थे, वो तीनों LLM थे। मैं तो कोई लॉ स्कूल कॉलेज शक्ल नहीं देखी। तो खैर मैं अपना भाषण देके आ गया। तो उन्होंने मुझे ये फोटो दे दिया था, स्पीच देते हुए मैं खड़ा हुआ दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना आप प्यारे दोस्तों, अब आप पहचान नहीं रहे होगा। अब मैं 80 साल का हो गया, उस टाइम कितने का होगा 89 में? 90 यानी 36 ईयर्स कम कर दीजिए मेरी एज में से। 80 में से 36 ईयर कितना कम किए तो कितने हुए? 54। तो 53-54 साल का जवान पट्टा था उस टाइम में। तो ये मैं दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में स्पीच। अब ये सुप्रीम कोर्ट जज हल्ला मचाते रहता है, हर साल ये करो वो करो, पोल्यूशन हो रहा है ये। अरे तो जब मैं गया था वो कहा था पोल्यूशन से हमारी नॉर्मल लाइफ स्पैन कम हो गया है, हमारी ज़िंदगी कम हो गई है, 1-1 लाख रुपये DD से हमें पोल्यूशन कंपनसेशन दिलवाओ। इन्होंने ठीक से डेवलप नहीं की कॉलोनी, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने एडमिट कर दिया। बदबू उठ रही है, पोल्यूशन हो रहा है, जिंदगी को 1-1 लाख रुपये मुआवजा। अगर जो ये मुझे 92-93 में 1-1 लाख रुपये सारे प्लॉट और लॉटी को मुआवजा दे देते, तो इनको झटको तो अपनी तनख्वाह से देना ही नहीं था। दिल्ली तो थोड़ी चोरों की जमात है, उनसे दिलवाना था। उन्होंने हमें प्लॉट दिया था ना, पहले लीज पे दिया था, फिर रोड कर दिया, उसमें हमने अपना मकान बना लिया, रह रहा अपनी 20 बच्चों के साथ। जिंदगी कहीं तो बितानी है ना। तो अगर जो उस टाइम जो मैं गया था भाई, फिर मैं 89 में नेशनल कंज्यूमर कमीशन में चला गया। मैं कहा कोर्ट तो गया नहीं, ये तब 86 का एक बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो मैं वहाँ चला गया। पहले 3 दिन बहस होती रही, फिर उन्होंने एडमिट की, 3 पेज का ऑर्डर पास किया। तो DDA ने हमारी ज़िंदगी बचाने के बजाय वहाँ से स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट के जजों से। सरकारी वकील, सरकारी जज हमसे पूछा नहीं, मैं ऐसे धक्के खा रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ गया, EB रानी साहब वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, 5 जजेस की बेंच थी वो, उसमें हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के और 3 और थे कद्दू। तो कहा भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, अब जो वैकेट हुआ। मैं कहा कब आएगा वैकेट हुआ? कहते पता नहीं आप। मैं कहा फिर मैं क्या करूँ? कहती आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूँ, देखा हुआ था ही मैंने, और दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में सारे दिल्ली से वाकिफ हूँ। तो मैं पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो वहाँ 2 जजेस की बेंच थी, एक में तो काफ़ी सीनियर जज थे, कि मेरे केस के निपटने के बाद उन्होंने स्टे वैकेट कर दिया। मैं आ गया, फिर मुकदमा चला, हमें कुछ नहीं मिला। 1 लाख तो क्या, 1 रुपये नहीं मिला, फोकट में धक्के खाए। तो मुझे याद है आज वो, मैं सेटिस्फाई नहीं था उस दिन।
तो मैं कहा ये 1,00,000 रुपये तो दिया नहीं इन्होंने। कहते नहीं बहुत दे दिया 3.5 को। मैं कहा तो हमको थोड़ा एमसीडी को दिया है, हमें दिलवाओ। कहते नहीं ये ठीक है, डिस्मिस करने में पड़ी, क्या करूँ जी, अब इनको मार तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को। तो खैर उस टाइम तो 53-54 साल का था, 55 साल का, भाग दौड़ कर लेता था। अब तो 80 साल का कहाँ भागूँ, अब तो वो क्यों दुख पाता रहता हूँ और इनको गालियाँ देता रहता हूँ जजों को। तो मेरा कहना ये है कि इंसानियत छोड़ दी इन्होंने, जजों ने। एक ये तो काला कोट पहन के हैवान बन गए, आता जाता कुछ है नहीं। अरे भाई आपको भी तकलीफ है तो आप मेरे घर पे आके भी मुसीबत सुनोगे ना, मैं क्यों जाऊँ कोर्ट में, या आप अपने मुझे घर पे बुला लो। और जिस जज साहब ने मेरा स्टे वैकेट किया था 2 जज की बेंच में, वो उसके मेरे ख्याल में 4-5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। और उसे 14 दिन के लिए बने थे, 14 डेज के थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो था रिटायर हो गए, तो सारा हल्ला मचाने तो बहुत करप्ट था, इसके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है। अरे वो ये इसके खिलाफ क्या, सारों के खिलाफ है। 14 दिन के लिए जज बुलाने की क्या जरूरत थी भाई। कम से कम जैसे ये आर्मी में होता है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, तो कम से कम जिसकी 2 साल की नौकरी बची हुई उसको बनाते हैं। तो जिसकी 2 साल की नौकरी बनी थी हो, या 1.5-2 कम से 1 साल की तो हो, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओ। क्योंकि 14 दिन की नौकरी बची है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया और किसी से पूछा नहीं। अभी इन्होंने जनता को स्थापित, जनता से तो पूछ लो, और सरकार करती है फायदा, जनता को पूछता ही। ये है मुसीबत की दास्तां। तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है बेकार की बात है कि किसके पास असली डिग्री है, किसके पास नकली डी है। आप ये देख लीजिए, काज का टुकड़ा नहीं, मेरी बेटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के 2007 की डिग्री, और उसका कैसे उसके बाद कौशल लोग दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया, धुआंधार बारिश हो रही थी, बारिश में मैं भी भीग गया, मेरी बेटी भी भीग गई। तो खैर अब क्या क्या, जैसी दुनिया अच्छी है बुरी है, हमने जीना तो है ही आना। तो चलिए देखते हैं। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।